ओके, सो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करा दिया था। अभी देखो रीसेंट जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर बेटा सारे एलिमेंट्स है ना, सब अब नोन हो चुके हैं प्रॉपरली, उनके सिंबल हैं, उनके नाम हैं। लेकिन पहले जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे या बोल लो कि बनाए नहीं गए थे, तब के टाइम पे इनको पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट कंप्लीट दिखाने के लिए इनमें बड़ा यूनिक नॉमेनक्लेचर पैटर्न एंड सिंबल का पैटर्न यूज होता था, जिसको हम पढ़ेंगे। सो लिखो नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स, IUPAC nomenclature of the elements having atomic number greater than 100। ओके, क्योंकि 100 के बाद वाले ही मोस्टली डिस्कवर नहीं हुए थे, तो वो बाद में डिस्कवर हुए हैं। ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। nomenclature of the elements having atomic number greater than 100। तो आप कहोगे सर अब इसका तो कोई यूज नहीं रहा, तो ऐसे होने के लिए तो कुछ नहीं है इसका यूज, लेकिन अभी भी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं कॉर्नर में पड़ा हुआ है, और जो कुछ भी बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसलिए इसको पढ़ाना जरूरी है ना। अदरवाइज आज के टाइम में सारे एलिमेंट्स नोन है, अब इनका कोई स्पेशल यूज नहीं रह गया है। अब क्वेश्चन इस पे कैसे फ्रेम किया जा सकते हैं वो मैं लास्ट में कराता हूं, पहले इनकी नेमिंग पैटर्न समझ लेते हैं कैसे होता है। तो देखो इनमें जीरो, भाई नंबर्स क्या आ सकते हैं, 0 से लेके 9 कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन सभी नंबर्स के लिए स्पेसिफिक सिंबल है एंड उसका नेम है। जैसे 0 के लिए, अच्छा ये ओरिजिन कहां का है, ये सब 0 1 2 3 4 मोस्टली ग्रीक एंड लैटिन, इन्हीं दोनों जगहों से उठाया गया है। जैसे 0 को अब नॉर्मली हम लोग 0 बोलते हैं, बट इसका Z इनिशियल सिंबल नहीं लिया जाता है, फिर क्या लेते हैं इसका, निल, राइट। और इसको कैसे अगर सिंगल लेटर में दिखाना हो तो कैसे बोलेंगे, स्मॉल है। कैपिटल लेटर में तो आपको मालूम है कैपिटल में लिखना पड़ेगा, स्मॉल एन फॉर 0। 1 के लिए क्या यूज होता है भाई, हाँ अन, बिल्कुल सही, UNN होता है अन, जिसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फर्स्ट लेटर हुआ तो उसको कैपिटल करेंगे, अदरवाइज। तो ये देखो यूनिक होने चाहिए सबके लिए, मतलब 10 यूनिक आपको फर्स्ट लेटर सिंबल मिलने वाला है। ऐसे ही बेटा 2 को क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं, बाई इज देयर, है ना। लेकिन इसमें करेक्ट क्या यूज करना है, यहां पे बाई यूज होता है, बाई का मतलब 2। फिर 3 के लिए क्या यूज होगा, ट्राई, बड़ा कॉमन सब पॉइंट है ये, T। 4 के लिए क्वाड, बोलो। हाँ जी, अब देखो ये मैच नहीं करना चाहिए, वैसे 7 के लिए तो हेप्ट भी होता है, यहां पे क्या यूज करेंगे, सेप्ट, ताकि इसमें कोई भी वर्ड पुराने से, मतलब फर्स्ट लेटर सिंबल मैच नहीं करना चाहिए कभी भी, सबके लिए यूनिक होना चाहिए, तो सेप्ट एस हो गया। इसके लिए ऑक्ट नॉर्मल है, एंड फिर इसके लिए नहीं, अगर आप नैनो यूज करने की कोशिश करोगे तो NN मैच कर जाएगा, तो क्या करेंगे, हाँ ENN, तो E यूज होता है, तो सबके लिए यूनिक हो गया। मैंने ऐसा बोला आपको, इसमें कुछ ओरिजिन किसका है, लैटिन का और कुछ ग्रीक का, तो उन सबके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है ये पूरा टेबल, तो इनको याद कर लेना है पहले तो, ये याद अभी दिखा रहा हूं। अब जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि भाई राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 101 एंड ऑल्सो राइट इट्स नेम, तो कैसे करेंगे, देखो हाँ नहीं सही है, बस थोड़ा सा लास्ट में ईएम ऐड करना रहता है, अन निल ईएम,
अनिलियम हो जाएगा ये। मैं अभी दिखाता हूं, पहले देखो। 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, उसका फर्स्ट लेटर सिंबल क्या है, तो कैपिटल करेंगे पहले जब सिंबल दिखाना है। तो सेकंड क्या था, 0, 0 मतलब n, उसको स्मॉल। अगला वाला क्या है 1, अब इसको भी वापस से स्मॉल। तो इसका जो सिंबल होगा UNU, UNU। बताओ 101 का अभी का जो एलिमेंट है वो कौन है, पीरियोडिक टेबल से देख के बताओ। एटॉमिक नंबर 101 मेंडलीवियम, है ना। आज के टाइम में आपको मालूम है कि ये कुछ और नहीं बल्कि मेंडलीवियम है। सो 101 UNU। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे अन निल अन ईएम, लास्ट में ईएम वर्ड ऐड हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेटल के केस में ईएम वर्ड एंड होना चाहिए। तो ये पूरा नाम कैसे हो गया, अनिल अन्यम, अनिल अन्यम, ऐसे नाम अनिल अन्यम। हाँ फिर से समझाता हूं, फिर से ध्यान से सुनो। इजी है, बहुत इजी है। पहले तो आप इसको याद करने की कोशिश करो। हर एक नंबर पे एक स्पेसिफिक सिंबल है और उसके करस्पॉन्डिंग उसका नेम है। तो 0 को क्या बोलते हैं, निल, उसका सिंबल क्या यूज करेंगे, एन। 1 को क्या यूज करते हैं बेटा, बोलो अन, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 बाई बी से, एंड 3 ट्राई, 4 ऐसे ही क्वाड, 5। पहले इसको दिमाग में बिठाओ, ठीक। अब मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि भाई एक एटम है या एक एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 101 है। ऐसे आगे मैं 102 का भी कराता हूं, 3 का भी, ताकि आपको सेट हो जाएगा। आपको सबसे पहले भाई किसी भी एटम को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, एक तो उसका सिंबल होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं कि ऑक्सीजन, तो आप ओ दिमाग में पिक्चर बनाते हो कि ओ इज देयर, राइट। एक तो उसका सिंबल और दूसरा उसका नेम होना चाहिए। तो O इज द सिंबल एंड वी से इट ऑक्सीजन। वैसे ही एटॉमिक नंबर 101 को क्या बोलेंगे IUPAC के लैंग्वेज में, तो 1 का हमारा सिंबल, आई मीन 1 का, पहले मैं सिंबल बताता हूं कैसे रखना है। 1 के लिए फर्स्ट लेटर सिंबल क्या था भाई, U। तो मैंने कैपिटल से स्टार्ट किया क्योंकि सिंबल में पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। उसके बाद सेकंड कौन सा है बेटा, 0। 0 को क्या बोल रहे हैं, 0 को क्या बोल रहे हैं, नील। तो इसका सिंबल क्या है, एन, सेकंड ये रह रहा है। एंड थर्ड कौन सा बेटा, फिर से यू, क्योंकि 1 था तो इसलिए फिर से वहां पे लाए। अब जब नाम लिखने की बात आएगी तो यही जो इनके नाम यहां लिखे हैं ना, इनको ऐड करते हुए लास्ट में ईएम ऐड कर देना है। यार अब एक मिनट, तो हो सकता है यहां स्पेलिंग मैंने गलत लिखा हो, आप यूएन कर दो उसको। हाँ यस यस, अन 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 ईएम, हाँ बिल्कुल वैसे ही है, मतलब सेट पैटर्न है इसके अंदर। हाँ जी, मैं तुम लोगों को ना एक एक करके नाम लिखवा देता हूँ, स्पेलिंग एक बार ही चेक कर लेते हैं। नाम लिखवाते हो तुम लोग, घबराओ मत, वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद। चलो अच्छा, 102 के लिए गेस करो कैसे करेंगे। 102 एटॉमिक नंबर 102, पहले सिंबल बताओ, सबसे पहले सिंबल बताओ, UNB, यस दिस इज द सिंबल। नाम क्या होगा, अन, बोलो, हाँ BIUM, अनिल बाई एम। तीनों के जो वहां पे लेटर्स थे उनको लगा करके लास्ट में ईएम ऐड कर देना है आपको। इजी है ना। और एक एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 103 बताओ, UNT, दिस आउट, अनिल, TRIUM, अनिल। ऐसे ही आप 4 कर लोगे, 5 कर लोगे, 109 लिखो तो अपने से, UNE, नाम कैसे होगा, अन, बोलो, नील एनियम, हाँ बिल्कुल सही, अनिल एनियम।
ENN है बेटा ना, अनिलनियम। हाँ, स्टार्टिंग तो सभी का फर्स्ट यू ही होगा, है ना, क्योंकि 118 तक ही है, एट द मैक्स वहीं तक जाएगा, तो ऐसे कर लेंगे हम। ऐसे बताओ 112 को कैसे लिखेंगे? U B, क्या लिखेंगे इसको? अन। अब डबल वो आई आ रहा है, उसको सिंगल बना लेते हैं, वो सब कॉमन सेंस वाली बात है। तो कर लोगे ना इसको? हाँ, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि भाई आपको एक सिंबल दे देगा एंड पूछेगा बताओ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है। जैसे मान लो आपको दे दिया UNE, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एलिमेंट एज पर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो एक तो उसका IUPAC वाला नेम तो आपको मालूम ही है। अब इसका पहले आप एटॉमिक नंबर लिखना एंड फिर पीरियोडिक टेबल में दिमाग लगा के देखो पहले तो ये बताओ कौन सा होगा, ये 109 होगा, राइट। अब 109 एटॉमिक नंबर किसका है? चेक करके देखो पीरियोडिक टेबल में, मैग्नीरियम। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना बेटा, F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, F ब्लॉक के एलिमेंट्स, मैंने आपको कल ये बात बताया था कि स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, अगर कोई आपसे पूछे ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स कितने हैं, तो मैंने बोला था ये 4 काउंट करके मत बताना, वो गलत हो जाएगा। क्या रीजन है कि लैंथेनम के बाद वाले जो लैंथेनाइट्स हैं वो सब इसके ऊपर स्टैक होते हैं। इनको ऐसे आप क्यूबिकल ब्लॉक की तरह समझो, तो लैंथेनम सबसे नीचे, उसके ऊपर सीरियम, प्राजियोडिमियम, नियोडिमियम, ऐसे करते हुए पूरा ल्यूटेशियम तक आएगा, बिल्कुल इसके सामने, यहां तक बाहर ऐसे निकला। इसलिए ग्रुप नंबर 3 इज द लार्जेस्ट ग्रुप, क्योंकि ये 14 भी आ गया, एक्टिनाइट्स का भी 14 एक्स्ट्रा आ गया, एंड प्लस ये 4, कितने एलिमेंट हो गए? 32 एलिमेंट इन सिंगल ग्रुप। इससे बड़ा कोई ग्रुप है ही नहीं, है ना। और हमें क्या दिखता है? हमें ऐसा दिखता है कि यार 4 ही तो है, बाकी सब में 4 है, बट इसमें नहीं है। आप देखोगे इनके सिर्फ प्रेजेंस की वजह से पीरियोडिक टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एटॉमिक साइजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब में इरेगुलरिटी आना स्टार्ट हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स की वजह से। इस पे हम डिस्कशन करेंगे, बट ये कहीं नोट करके लिख लेना कि लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स बोथ आर द पार्ट ऑफ ग्रुप नंबर, हाँ ये लिख लेना ये बात, ग्रुप नंबर 3। और उनकी स्टैकिंग बिल्कुल जैसा मैंने बताया, लैंथेनम के ऊपर 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 ऐसे करते जाएंगे, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। हाँ जी, अटैच्ड मतलब ये तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल क्या है बेटा, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ही है एलिमेंट्स का, कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनका हम स्टडी कर सके, समझ रहे हो। तो ये अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से किया जाए तो इनका और कोई जगह ही नहीं मिलता है, ये और कहां रखेंगे। वो जब मैं कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा तो तुम्हें दिखाऊंगा कि एफ ब्लॉक बिल्कुल अचानक से बीच में स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इनकी स्टैकिंग ऐसे ही होती है, और हम उसको दिखा नहीं सकते यार, वर्टिकल में कैसे दिखाएंगे, तो इसलिए बुक में हमेशा ऐसे फ्लैट इस तरीके से दिखाया जाता है। अदरवाइज इसको स्टैक ऐसे करना चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर, राइट। कहां सेम है? सिमिलैरिटीज इन व्हाट? नहीं, मैं बोल रहा था बाकी ग्रुप की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा हूं। दे आर अरेंज्ड, देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप ग्रुप्स बात करोगे तो एक ग्रुप के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी आपको मिलने जा रहा है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती, स्पेशली आउटर मोस्ट ना। अब ये थोड़ा आगे का बात हो गया, इसलिए मैं बार बार उधर अपने आप को बचा रहा हूं कि आपको अभी नहीं डिस्कस करूं ये, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगा ये अपने आप समझ जाओगे। तो अभी के लिए फिलहाल उनकी पोजीशनिंग दिमाग में रखो, दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3, दैट्स इट, ओके। कौन से पीरियड में है भाई लैंथेनाइट्स? कौन से पीरियड में है लैंथेनाइट्स? काउंट करके देखो कौन से पीरियड में। तो भाई स्कैंडियम इज बेसिकली इन ग्रुप पीरियड नंबर 4, देखो चेक करो। नहीं बाबा, स्कैंडियम पीरियड नंबर 4 है ना।
किससे? हाँ वो बात तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी तो मैं सीधा सीधा फ्लैट जो वर्टिकल कॉलम्स बने हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स बने हैं, मैं सीधा उसी से भी काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखो तो पीरियड नंबर 4 का है स्कैंडियम, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो 6th पीरियड एलिमेंट है कौन सा? लैंथेनाइट। ग्रुप नंबर 3, पीरियड नंबर 6। एक्टिनाइट्स वैसे कौन सा है? 7th पीरियड एंड ग्रुप नंबर 3। दैट्स हाउ वी आर सपोज टू रिमेंबर। तो सबसे बड़े पीरियड्स कौन से हैं? 6th एंड कितने एलिमेंट्स उसमें काउंट करो? 32 होने चाहिए। काउंट करो ना। अरे ये देखो, एस ब्लॉक में 2 होते हैं, डी में 10 होते हैं, उधर 6 होते हैं। ये ऐड करके देखो, 2 + 10 + 6 18, एंड 18 एंड 14 ऐड कर लो, कितना आएगा? 32। तो लार्जेस्ट पीरियड 6th and 7th and both contains 32 elements. लार्जेस्ट ग्रुप नंबर 3 एंड कितने पीरियड, मतलब कितने एलिमेंट्स है उसमें? 28 + 4 यानी 32। तो ये 32 दिमाग में रहेगा तो सही हो जाएगा। ये पॉइंट्स लिख लिया क्या सबने? भूल जाओगे बाद में, इनको दिमाग में रख लेना। चलो, ये नेमिंग भी क्लियर हो गया सबको? बोलो भाई। ग्रेट। चलो, इतनी बातें तो मैंने आपको समझानी थी। अब ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कि इसको रिटेन करके रखना, पीरियोडिक टेबल को दिमाग में रखना अच्छे से। किसका पीरियोडिक टेबल है? इसको अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ेंगे पहले एक एक करके मैं बता देता हूं, फिर उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करेंगे। अभी मैं आपको इन एलिमेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज जो कॉमन है, जो हम सबको जाननी चाहिए चैप्टर 1 स्टार्ट होने से पहले ही, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज एज इट इज यूज होने वाला है कई सारे रिएक्शंस में। तो एक तो प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे आज पूरे क्लास में, एंड फिर आगे वाली क्लासेस के अंदर हम सीखेंगे कार्बन यूनिक क्यों है, एंड कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स बनाएंगे एंड उनके नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो उनका जब बेसिक सेट हो जाएगा तब स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जो चैप्टर नंबर 1 एज पर एनसीईआरटी है। अभी तो इन सबका एक बैकग्राउंड क्रिएट हो रहा है बेसिकली। ओके, तो चलिए हेडिंग डालिए आप लोग। क्या पढ़ाना है अभी? हाँ जी, different groups and their common properties. Different groups and their common properties. चलो बेटा, तो सबसे पहला ग्रुप कौन सा था? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना। इसमें ग्रुप नंबर 1 में सबसे पहला पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। लिखो, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल एंड other elements of group 1 are metal. हाँ बेटा बोलो। नहीं, बस एक एक, जैसे जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं उनके एलिमेंट्स लिखो एंड उनकी स्टोरीज लिखेंगे। ग्रुप 1 ऊपर लिख लेना बस, ऐसे करके। ग्रुप 1 ये एलिमेंट्स लिखो एंड इसके बारे में जो प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं उसको बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते चलो। नहीं, I told hydrogen is non-metal and the others are metals. Others are metal. अच्छा, S ब्लॉक में देखो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 को मिला के क्या बोलते हैं? S ब्लॉक। ये जो मेटल का सीरीज है बेटा, इनको एल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों एल्कली मेटल बोलते हैं? क्योंकि इन मेटल्स को अगर आप पानी में डालो तो बाद में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है वो कैसा होता है? बेसिक। ये बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं ना वाटर के साथ। सोडियम को पानी में डालो, आग पकड़ सकता है ना। तो सोडियम व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट कैचेस फायर। तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। एंड वहां से कौन सी गैस रिलीज होती है? सब आपने बचपन में पढ़ रखा है कि भाई सोडियम को पानी में डालोगे या किसी भी एलिमेंट को इसमें से, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, तो क्या होने वाला है? इट विल फॉर्म NaOH एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। और NaOH का सोल्यूशन कैसा होगा? ये बेस है।
बेसिक सॉल्यूशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्कली। समझ आया सबको? इन सभी एल्कली मेटल्स में से फ्रांसियम इज द वन विच इज रेडियो एक्टिव। लिखो, फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव। अब बेटा रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं, है ना? अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज दैट विच स्पॉन्टेनियसली डिकेज। अब ये क्या मतलब है इसका? स्पॉन्टेनियस डिके होने का मतलब अपने आप ये जो फ्रांसियम का न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर से तरह तरह के पार्टिकल्स निकलेंगे एंड मोस्ट कॉमनली उसमें से अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स होते हैं। एंड जब कभी भी ये ब्रेकडाउन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, तो हमेशा एक गामा रेडिएशन साथ के साथ निकलता है, विच इज द मोस्ट डेंजरस रेडिएशन, गामा रेडिएशन। सारे रेडियो एक्टिव सैंपल में अपने आप ऐसा चीज होता है। अब इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक और बात बताता हूं, जितने हैवियर एलिमेंट्स हैं, फ्रांसियम हो गया, यूरेनियम एंड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स आप बोल लो, उन सभी में बेटा इतने ज्यादा प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर बताओ तो कितना होगा? 87। चेक करो, एटॉमिक नंबर इज 87, राइट? 87 एटॉमिक नंबर होने की वजह से आप देखो इसके न्यूक्लियस में 87 प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन आप चेक कर लो कैसे निकालेंगे भाई। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम क्या होता है? हाँ जी, यहां Z, यहां A। Z टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड ये कुछ और नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर होता है। यस और नो? अच्छा जी, A बोलते हैं किसको बेटा? मास नंबर को। मास नंबर ये क्या बताता है? सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो ये दोनों के सम में से अगर प्रोटॉन निकालोगे, यानी अगर आपको सिर्फ न्यूट्रॉन निकालना है, तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, A माइनस Z करोगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ मेनी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर देयर। 87 प्रोटॉन एंड उससे भी कहीं ज्यादा न्यूट्रॉन है उसके पास। देखो उसका मास नंबर कितना है? 223। आप इमेजिन करो इतने न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में से किसी को भी। एनीथिंग रिजाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियॉन। जैसे इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब क्या है? इंडियंस। तो वैसे ही समझ लो न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स उन सबको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियॉन्स, है ना? अगर एक अकेला प्रोटॉन भी हुआ तो वो भी न्यूक्लियॉन बोला जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन के अंदर कितने न्यूक्लियॉन है? H। तो नहीं बाबा, न्यूट्रॉन नहीं पूछ रहा हूं, न्यूक्लियॉन। आंसर विल बी 1, क्योंकि प्रोटॉन तो है ना इसके न्यूक्लियस में। अरे 1 1 लिखने का मतलब क्या हुआ? इट हैव 1 प्रोटॉन एंड मास नंबर ऑल्सो 1, विच मीन्स दिस माइनस दिस करोगे, A माइनस Z करोगे तो 0 न्यूट्रॉन आएंगे इसके अंदर। सो दिस इज द लाइटेस्ट मेंबर ऑफ द होल पीरियोडिक टेबल, वेरी यूनिक। इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं है। इसलिए बेटा आपने कभी भी देखा होगा H से जब H प्लस बनाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं। कभी सोचा है आपने? बाकी किसी को प्रोटॉन नहीं बोलते हैं, H प्लस को ही क्यों प्रोटॉन बोलते हैं? रीजन इज कि भाई इसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही था, आप उसको निकाल ले गए तो बचा ही क्या? प्रोटॉन। दैट्स व्हाई H प्लस इज नोन विद द नेम प्रोटॉन। समझ आया? हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? हाँ बेटा होता है। अभी मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा तो आपका ये क्यूरियोसिटी मैं वहां हैंडल करने की कोशिश करूंगा। क्या साइजेस? साइजेस बढ़ने घटने का ये डिस्कशन अभी है ही नहीं। अभी जो मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूं उस पर दिमाग लगाओ। भी लिखवा रहा हूं यार, तुम लोग तो बोल ही नहीं दे रहे हो। लिखो, चलो शुरू करो लिखना। पहले समझा लेने दो, जो पॉइंट लिखवाने वाले सब लिखवाऊंगा, ठीक है? लिखो। हाँ, रेडियो एक्टिविटी के बारे में लिखो। स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ न्यूक्लियस। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट होता है। डिके होने का मतलब क्या हुआ? टूटना। स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट इज टर्म्ड एज रेडियो एक्टिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप होना चाहिए वो। ओके? एंड व्हाट आर द मोस्ट कॉमन पार्टिकल्स दैट कम्स आउट फ्रॉम हियर?
अल्फा एंड बीटा। गामा इज नॉट द पार्टिकल, इट इज रेडिएशन। इनफैक्ट आप तीनों को रेडिएशन की कैटेगरी में रख सकते हो, है ना, लेकिन ऐसे गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो लिखो, आप इसी डिके को ही दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हो, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। लिखो, spontaneous emission of alpha, beta and gamma radiation is termed as radioactivity. Now guys, tell me what is alpha particle? Who will tell me what is alpha particle? हाँ जी, जैसे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो जो उसका न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसलिए उसको प्रोटॉन बोलते हैं। हीलियम के अगर इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, जो बचता है स्पीशीज, उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। सो अल्फा इज नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम या फिर He2+, क्योंकि एक हीलियम का बताओ एटॉमिक नंबर कितना 2, मास नंबर कितना 4, इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचा क्या, 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन इज टर्म्ड एज अल्फा। कभी भी अल्फा बोले तो दिमाग में बस ये रखना है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। आप डायग्राम बना बना के भी लिख सकते हो, लिख लो ये बात। अल्फा इज He2+ और न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फा इज He2+ और क्या बोलेंगे इसको, हाँ, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। यहां तक कर लिया आपने? और कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये जितने भी एल्कली मेटल हैं, अभी कुछ कौन सा डाउट आ गया बताओ? किसमें? ये फ्यूजन, सॉरी फिजन के अंदर क्या यार, वो तो पहली बात देखो, ये स्पॉन्टेनियस डिके होना और रेडियो एक्टिव सॉरी न्यूक्लियर रिएक्शन कराना दोनों अलग अलग चीजें हैं, मिक्स नहीं करो, है ना। एक होता है कि मैंने किसी अदर पार्टिकल से उसको हिट किया एंड फिर उसके वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज नॉट रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मतलब ऐसे पड़े पड़े वो गायब हो रहा है। अच्छा, एक चीज और देख रहे हो, अगर किसी के न्यूक्लियस से तुम प्रोटॉन गायब कर दो, न्यूट्रॉन गायब कर दो, तो आपको नहीं लग रहा है वो एलिमेंट ही बदल जाएगा? अरे बोलो यार, मैं बोलूं कि एक बात बताओ, आयरन है एंड जिंक है, इनमें प्राइमरी लेवल पे डिफरेंस क्या है? तो आप बोलोगे सर इसमें प्रोटॉन 26 है, इसमें प्रोटॉन 30। अरे एटॉमिक नंबर 26 एंड इसमें 30। अब मैं बोल दूं यार कि एक काम करो, इसको ना 4 प्रोटॉन दे दो तुम, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बिल्कुल जिंक की तरह बिहेव करेगा। इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मोस्टली केमिस्ट्री पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो अभी वो फ्रांसियम है, वो बदल करके कुछ लेड बन गया वो, क्योंकि उसके अंदर से आपने कुछ चीजें निकाल दी तो उसका एटॉमिक नंबर पीछे की तरफ आ गया, प्रोटॉन वगैरह गया। तो इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की केमिस्ट्री नहीं, बल्कि उनकी रेडियो एक्टिविटी के बारे में ही पढ़ते हैं। पहले ये केमिस्ट्री का पार्ट था, अब हटा करके सिर्फ फिजिक्स में रखा हुआ है। मतलब बहुत पुरानी एनसीईआरटी चले जाओगे आज से 10 साल पहले, तो उसमें रेडियो एक्टिविटी वाज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ऑफ कोर्स अभी 11th में आपका लेवल नहीं है इसको समझने के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिकल इंटीग्रेशन यूज होते हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए, वो क्लास 12th में था। तो अभी भी 12th में होता है, बट वो न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट हो गया, अब केमिस्ट्री में नहीं है ना। मैं फिर भी आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि कुछ जगहों पे इसका यूज आता है, लेकिन वो क्लास 12th का पार्ट है। तो अभी बस जितना इंफॉर्मेशन दिया उतने से ही काम चलाना है हम लोग को, गॉट इट? तो दोनों को मिक्स नहीं करो। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर डिफरेंट थिंग, एंड न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के पहले आप कराने के टाइम पे आपको इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है, जो उसके लिए इग्निशन का काम करता है। इसलिए पहले जो तुम बोल रहे थे ना कि पहले फिजन कराने की कोशिश करते हैं, सॉरी फ्यूजन कराने की, वो इसलिए ताकि उसको जितनी एनर्जी चाहिए वो रिएक्शन करने के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब जो भी होते हैं उसके लिए वो इनिशियल एनर्जी वहां से मिल जाए, तब जाके वो रिएक्शंस होते हैं। खैर अभी हम लोग इस पे ज्यादा डिबेट पे नहीं जाएंगे, इतना काफी है, ठीक है। इसके बाद देखो एक और चीज समझाना था मुझे, हाइड्रोजन नॉन मेटल है।
नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है? डाई एटॉमिक हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। यस और नो? सब लोग जानते हो इसके बारे में, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये एल्कली मेटल बिल्कुल यूनिक है पूरे पीरियोडिक टेबल में, मेटल्स में बिल्कुल। ये आप बोल सकते हो कि ये मेटल बोलने के लिए है। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करोगे तो अनलाइक मेटल्स है। अनलाइक मेटल्स कहने का मतलब ये बिल्कुल सॉफ्ट है। भाई आयरन एक मेटल समझ में आता है, हैवी है, स्ट्रॉन्ग है, सर पे मार दो सर फट जाएगा। लेकिन वहीं ये सब इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। केक के इतने सॉफ्ट, दे कैन बी चॉप्ड बाई नाइफ, इतने सॉफ्ट एंड एक्सट्रीमली रिएक्टिव। इनको रखने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। मतलब इनको अगर बचा के रखना है तो आपको वैक्स की कोटिंग करनी पड़ती है कि भाई इन्वायरमेंट के टच में ना आ जाए, इससे ऑक्सीजन ना मिल जाए, इससे वाटर ना मिल जाए, चारों तरफ वैक्स का कोटिंग कर दो। समझ रहे हो? अच्छा जी, और एक चीज बताता हूं, इनमें कुछ एलिमेंट, कुछ क्या, लिथियम, सोडियम, ये एलिमेंट ऐसे हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। इनकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है। अगर मैं करेक्ट हूं तो शायद पोटेशियम भी उसमें से एक, वो आप डेंसिटी चेक करोगे तो पता चलेगा। वाटर की डेंसिटी से भी इनकी डेंसिटी कम होती है। इसलिए कभी भी आप देखो लैबोरेटरी वगैरह में कोई रिएक्शन अगर कराया, एक मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला था राइट अबाउट सोडियम, मैंने उसमें वॉइस ओवर दिया है कि भाई सोडियम कैसे, तो उसके अंदर मैंने उसमें दिखाने की कोशिश करी है कि सोडियम का अगर आप पीस ले के ऐसे ऐड करते हो तो आप देखना वो रिएक्ट करते हुए बबल्स उसमें हाइड्रोजन के निकलेंगे। भाई रिएक्शन तो यही होने वाला है जो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि सोडियम प्लस वाटर विल फॉर्म NaOH एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बबल्स निकलेंगे और ये पूरा ये सोडियम यहां से यहां तक पूरा डांस करता रहता है, फ्लोट कर रहा है बिल्कुल सरफेस पे, नीचे नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, वाटर से कम। लिखो ये बात, एल्कली मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट, alkali metals are very soft, they can easily be chopped by knife, they can easily be chopped by knife just like a cake. They can easily be chopped by what? Knife, just like cake. Got it? Next लिखो, they are extremely reactive, they will react with air, they will react with air and form various oxides. अब ये बात क्यों बोल रहा हूं मैं वेरियस ऑक्साइड, क्योंकि देखो बेटा अभी तक आपने ना बचपन में यही बात सुनी हुई है कि O-2 को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। ऑक्सीजन का सिर्फ यही एक नेगेटिव आयन नहीं होता है, ऑक्सीजन के अदर नेगेटिव आयंस भी होते हैं। एक ऐसा पेयर है जिसमें O2 और ऊपर -2, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। एक तीसरा बताता हूं जिसमें O2 पे -1 होता है, जिसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो अगर ऑक्सीजन बीइंग अ नेगेटिव चार्ज देखना चाहते हो तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड सबसे कॉमन है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑक्साइड ही बनाता है। FeO is a normal oxide, lead oxide is a normal oxide, even PbO2 is also a normal oxide, right? जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिरकोनियम ऑक्साइड हो गया, कोई भी ले लो यार, सब नॉर्मल ऑक्साइड ही हैं वेयर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट विथ -2 स्टेट। एल्कली मेटल में आपको तीनों इकट्ठे देखने को मिलते हैं। लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम का डोमिनेटिंग प्रोडक्ट पेरोक्साइड होता है Na2O2, और पोटेशियम का KO2, कलर्ड होते हैं ये सब, येलो कलर का होता है। सीजियम सुपर ऑक्साइड एंड फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है तो उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं पढ़नी है। तो ये देखो पेरोक्साइड है, ये नॉर्मल ऑक्साइड। सो लिथियम फॉर्म नॉर्मल, इसलिए मैंने बोला डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड यार। ओके, तो आप लिख लो O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, और हमने लिमिटेड सप्लाई नहीं किया है, ऑप्टिमम ऑक्सीजन की सप्लाई है, तो दे विल फॉर्म ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। ये लिख लेना बिल्कुल, दिस इज लिथियम ऑक्साइड। द नेक्स्ट वन इज सोडियम पेरोक्साइड,
The next three are potassium, rubidium and cesium superoxide. Oxide, peroxide and superoxide. Lithium oxide लिखो ऐसे ही, and this one will be sodium peroxide and these three will be बोलो superoxides. Potassium और ये पोटेशियम सुपरऑक्साइड रुबिडियम ये सब कलर्ड होते हैं बेटा, येलो कलर के होते हैं. सुपर ऑक्साइड तीनों सुपर ऑक्साइड बनाता है, ये तीनों के तीनों सुपर ऑक्साइड है. लिथियम इज द वन विच फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड एंड उसके अलावा बाकी सब क्या बनाते हैं, आई मीन बाकी सब नहीं, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, बाकी सब सुपर ऑक्साइड है ना. अब एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी बताता हूं सुपर ऑक्साइड्स की. देखो सुपर ऑक्साइड्स को पानी में डालोगे ना, अगर पहचानना है कि भाई कौन सुपर ऑक्साइड है केमिकली, तो सुपर ऑक्साइड को पानी में डालते ही इट इवॉल्व्स ऑक्सीजन गैस. अब देखो आप ऑक्सीजन को कंटेनर में भर भर के बड़े बड़े सिलेंडर बना के कंप्रेस करके ले जाना बड़ा मुश्किल सा टास्क है, लेकिन CO2 ले जाना बड़ा इजी सा है. 50-60 ग्राम CO2 लिया इतना सॉलिड में, उसमें 1 मोल निकल के आ जाएगा एंड 1 मोल O2 इज क्वाइट अ बिग अमाउंट, राइट. तो करते क्या है हम, ये जब भी हम इनको लेके आई मीन सबमरीन्स के अंदर इनका बड़ा यूज होता है. सबमरीन्स आपको मालूम है भाई, कई बार होता है कि वो हफ्ते हफ्ते तक, 2-2 हफ्ते तक, महीनों तक कई बार उनको ऐसे ऑपरेशंस पे जाना पड़ता है जहां पे वो वापस एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में नहीं आ सकते. जिंदा रहने के लिए उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, ब्रीदिंग के लिए चाहिए, बोलो. सनलाइट तो वैसे ही बेचारे एक्सपोज नहीं हो रहे, उसके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करते हैं वो, लेकिन भाई ऑक्सीजन तो चाहिए, तो उसके लिए वो लेके जाते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को एंड इसको तुरंत पानी में डालेंगे, वहां से क्या निकल के आएगा, ऑक्सीजन. पूरा एनवायरनमेंट ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. तो ये लेके चलते हैं वो लोग ताकि वो सरवाइव कर सके लॉन्ग नंबर ऑफ डेज. ओके, लिखो ये बात, लिखो. पॉइंट वाइज लिखना. when normal oxide is dissolved in water like Li2O, this is normal oxide, dissolve in water. बताओ ऑक्साइड पानी में डालते तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड. वेरी गुड. when normal oxide is dissolved in water, तो ये हाइड्रोक्साइड बेस देता है बेटा. but when super oxide is, अच्छा एक मिनट, when peroxide is dissolved in water, अगला पॉइंट लिखो. when peroxide is dissolved in water, it gives hydrogen peroxide. ये एक वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. H2O2 बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. भाई Na2O2 था तो वो क्या था, सोडियम पेरोक्साइड. अब H2O2 हो गया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. किसमें, किसके बारे में बात करो, ये सब सॉलिड थे, ये सब सॉलिड. इधर किधर, ये तो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है बेटा, लिक्विड है, सारे के सारे सॉल्यूशन. अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे कि नॉर्मल ऑक्साइड, दैट इज लिथियम ऑक्साइड, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट विल फॉर्म लिथियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर. आप सोडियम पेरोक्साइड को पानी में डालोगे तो आपको H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड मिलने वाला है, अपार्ट फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये तो मिलेगा ही आपको. तो ऑक्साइड को भी पानी में डालोगे तो हाइड्रोक्साइड मिलता है, पेरोक्साइड को भी पानी में डालोगे तो हाइड्रोक्साइड मिलेगा. एडिशनल इसके साथ क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप सुपर ऑक्साइड्स को पानी में डालते हो तो सुपर ऑक्साइड से एक तो KOH मिलेगा यानी बेस, हाइड्रोक्साइड मिलना ही है. H2O2 भी मिलेगा जो ऊपर मिल चुका है, और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई कि ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है. तो इसलिए एकदम सीक्वेंस में याद रखना है. एक सिर्फ हाइड्रोक्साइड देता है, एक हाइड्रोक्साइड के साथ पेरोक्साइड, और तीसरा जो सुपर ऑक्साइड था
वो हाइड्रोक्साइड पेरोक्साइड साथ में ऑक्सीजन देता है। ये नोट करके लिखो, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड और एनी सुपर ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर हाँ बेटा H2O2, दिस इज H2O2। When superoxides are dissolved in water, it will give hydroxide and hydrogen peroxide along with oxygen gas. And because of this property, KO2 is used in submarines. लिखो, because of this property, KO2 is used in submarines. हाँ, कौन? सुपर ऑक्साइड ये दोनों बनाते हैं, देखना, हाइड्रोक्साइड बनाया, पेरोक्साइड बनाया एंड ऑक्सीजन। ये रिएक्शन भी लिखना है। कौन से? टॉक्सिक मतलब किस सेंस में बोलना चाहते हो? इवन बेटा नॉर्मल ऑक्साइड भी अगर पानी में डालोगे तो ये बेसिक सॉल्यूशन होता है, एंड एक्सट्रीमली बेसिक चीजें भी हम इनहेल नहीं कर सकते। तो अगर आप खाने के लिए बात कर रहे हो तो ऑफ कोर्स दे आर, केमिकल यूजेस के बारे में बात कर रहे हो तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किन को भी डैमेज कर सकते हैं ये सब। हाँ, पेरोक्साइड तो ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये बड़ा खतरनाक एलिमेंट, ये मतलब कंपाउंड है H2O2। इसका यूज पता है, कभी आपने देखा है कि अगर मान लो हेयर को आपको ब्लीच करना हो, दिस H2O2 इज द कंपोनेंट व्हिच ब्लीचेस योर हेयर। उसका कलर ही गायब कर देगा, है ना, पूरा पिगमेंट को उधर से हटा देगा। सो ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में भी काम आता है। बोलना समृत क्या फर्स्ट इक्वेशन में? LiOH यार, 2 टाइम्स ऑफ LiOH। अच्छा कोई नहीं, चल, इसलिए मैं बोल भी रहा हूं, मेरी बातों को सुनोगे भी तो पता चलेगा। 2 LiOH मैंने बैलेंस नहीं किया, ध्यान रखना, सेकंड तक तो बैलेंस है, इसके बाद इधर बैलेंस नहीं किया। अभी आई एम इंटरेस्टेड ओनली एंड ओनली इन द प्रोडक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू गेट, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। कितने मोल आएंगे, कितना बनने वाला, ये सब अभी डिस्कशन नहीं, ये तो करेंगे आगे मोल में। अभी सिर्फ क्या बन सकता है उसके बारे में बता। समझ गए बात? चलो नेक्स्ट लिखो, देखो, all the alkali metal members, हाँ थोड़ा थोड़ा, मतलब सबका नहीं, मतलब मेन कॉमन का, all the alkali metal have relatively poor density या low density लिख लो as compared to other metals। हाँ, all the alkali metal members have relatively low density, underline कर लेना, relatively low density as compared to other metals। all the alkali metal members have relatively low density as compared to the other metals। जैसे अगर बात करोगे बेटा, मर्क्यूरी जो कि लिक्विड फॉर्म में है, उसकी डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सीसी होती है, मतलब पानी से वो लगभग 13 गुना से भी ज्यादा भारी होता है। मतलब 1 लीटर वाटर इज नथिंग यार, वो तो आप आराम से ऐसे एक मग से ऐसे वाटर निकाल लो, 1 मग मर्क्यूरी उठाने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। 13.6 किलोग्राम होगा वो, एक मग में अगर लिक्विड मर्क्यूरी भर लिए 13.6, मतलब 3-4 लीटर बोल दिया जाए उठाने के लिए, तो मतलब फिर तो आपकी अलग एक्सपर्टीज चाहिए, तब जाके आप उठा पाओगे 3-4 लीटर। सो मेटल्स आर डेंसर, उनकी डेंसिटी हाई होती है पानी के कंपैरिजन में, बट ये इनमें से हैं जिनका डेंसिटी रिलेटिवली काफी कम होता है। और इनमें भी मैंने बताया लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये 3 तो इतने हल्के हैं कि ये पानी से भी कम होता है। लिखो,
नोट करके लिखो। द डेंसिटी ऑफ lithium, sodium and potassium. The density of lithium, sodium and potassium is even lower than that of water. The density of lithium, sodium and potassium is even lower than that of water. And water की डेंसिटी कितनी होती है बेटा? सबको याद रखना है वाटर की डेंसिटी। वाटर का हर एक प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखना है। आज मैं बता रहा हूं, आगे यूज करेंगे इसको, ठीक है। 1 ग्राम पर ml, 1 ml में 1 ml वाटर के अंदर 1 ग्राम होता है। 1 लीटर में 1000 ग्राम होगा, यानी 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम पर ml है। 1 लीटर 1000 ml, अरे 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। मीटर क्यूब में ये सब क्यों करना चाह रहे हो तुम मेरे साथ अभी? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 के पावर 3 लीटर होता है। यानी 1 मीटर आप टैंक अगर बनाना चाहते हो, क्यूबिकल टैंक जिसका विड्थ हो 1 मीटर, तो उसके अंदर कितना पानी आ जाएगा भाई? 1000 लीटर कैपेसिटी होती है उसकी। अगर आप 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का एक क्यूब बनाओ, उसके अंदर वाटर स्टोर करने की कोशिश करो, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1000 लीटर बनेगा। ये रिलेशन याद रखना, इससे आपको मीटर क्यूब लीटर में आपको अब यहीं से डिराइव करना चाहो तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे अगर मीटर को डेसीमीटर में करो तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है बेटा। अरे बोलो यार। तो 10 डेसीमीटर का क्यूब करोगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया? 1000 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। कट जाएगा सब, तो 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अब और आगे चलते हैं। और एक चीज ध्यान दो, मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100। अरे बोलो यार। 10 के पावर 2 का पावर 3 करो, कितना आ गया ये? तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10 के पावर 3 लीटर। यहां से ये उड़ा दो, कितना आ गया? 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर में 10 के पावर 3 यानी 1000 सीसी होते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को शॉर्ट फॉर्म में सीसी भी बोलते हैं ना? हाँ वही क्यूबिक सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बोला। सेंटीमीटर क्यूब को क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं ना, तो उसके लिए ये पावर है। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। और एक चीज समझाता हूं उसमें, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट 1 ml। आप यहां से कर लो, 1 लीटर को कितना ml रखते हैं? 1000 इज 1000, उड़ गया। सो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 सीसी। याद रहेगा? ये इसका जरूरत नहीं था, बस इसने छेड़ दिया इसलिए बता रहा हूं, जरूरत नहीं है इसका अभी, ठीक है। ये पूछ दिया ना सर कि इतने में लीटर में क्या होता है, मीटर क्यूब में क्या होता है, इसलिए बताना। अरे यार अभी ऐसे नहीं करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता लेने दो, उसके बाद अगले। तो बेसिक प्रॉपर्टीज बस मालूम है, मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं गया हूं बेटा ना, जस्ट आई एम टचिंग दीज ब्लॉक्स ऑन द सरफेस लेवल, ताकि जब हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हो तो आपको पता हो कि भाई कौन सा ग्रुप रिएक्टिव ज्यादा था, कौन रिलेटिवली कम। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? अच्छा जी। और देखो एस ब्लॉक का, यानी सॉरी एस ब्लॉक नहीं यूज करना चाहिए, एल्कली मेटल के ऐसे कोई कंपाउंड नोन नहीं है जो आयोनिक ना हो। सो इनके कंपाउंड जितने भी है सभी के सभी आयोनिक और सॉलिड होते हैं। दे ऑल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। अब वो चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, ऑक्साइड हो जाए, क्लोराइड हो जाए, ब्रोमाइड हो जाए, सल्फेट हो जाए, कार्बोनेट हो जाए, बाइकार्बोनेट हो जाए, बाइसल्फेट हो जाए, एनीथिंग, all of them exist in ionic form and they are all solids. Write it down. Write it down. The compounds of alkali metal, the compounds of alkali metal alkali metals are ionic in nature and they all exist in solid state.
द कंपाउंड्स ऑफ alkali metals are ionic in nature and they exist in, हाँ अब देखो एक पहचान बताता हूं आयनिक कंपाउंड की। जैसे मान लो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। अब अगर आप मान लो यहां पे पानी रख लिए, वाटर रख लिया आपने, और NaCl को ऐड करोगे तो दिस विल ब्रेक इनटू आयंस। ना आयोनिक कंपाउंड्स आर द सोर्स ऑफ आयंस। मोल्टेन स्टेट में तो आयंस मिलेंगे ही मिलेंगे, पानी में डाल दोगे तो जो डिसॉल्व हो सकते हैं, डिसॉल्व होने के बाद आपको आयंस फर्निश करेंगे। और ये आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपके पास बिल्कुल डिस्टिल वाटर है, तब उसमें अगर इलेक्ट्रिक वायर चली गई और उसमें करंट आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डिप भी करोगे अपना हैंड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ा भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, खास करके अगर नमक किसी ने डाल दिया, तो आप गेम हो सकता है। इसलिए वहां नहीं टच करेंगे ऐसे वाटर को जिसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हो, बिकॉज दैट विल बी कंडक्टिंग इन नेचर एंड फिर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके। सो मतलब बहुत फीबल, हाँ बिल्कुल, वो तो कंसंट्रेशन पे है ना। अभी तुमको बताऊं, नॉर्मल केस में इवन वाटर ऑल्सो फर्निशेस सम अमाउंट ऑफ H प्लस आयन एंड OH फाइन, विच इज वेरी वेरी लो ना। चलो भाई, तो ये रहा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट एल्कली मेटल्स। अब देखो यहां से चीजें स्विच होंगी थोड़ी सी। एल्कलाइन अर्थ मेटल इतने रिएक्टिव नहीं होते, उनको पानी में डालोगे तो इतना विगरसली रिएक्ट नहीं करते जितना एल्कली मेटल करता है। ग्रुप 2 तक फिर भी ठीक है, 3, 4, 5, 6 डालो पानी में एकदम स्टेबल है। आयरन को पानी में डालो क्या आग पकड़ लेगा? कभी नहीं यार, वो तो पड़ा ही रहता है उसके अंदर, रखे रह जाओ। हाँ नहीं यार, वो पानी में डालने से ऑक्साइड नहीं बनता है, एयर एंड वाटर के कॉम्बिनेशन अलोंग विद द इलेक्ट्रोलाइट के रहने से रस्टिंग होती है, जिसको तुम बोल रहे हो। हाँ हाँ, तो अभी यार उतना अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? बोलो, एल्कली मेटल के बारे में क्लियर है? अब लिखिए एल्कलाइन अर्थ में, वो थोड़ा सा ही पॉइंट लिखवाऊंगा एंड फिर वो खत्म हो जाएगा। लिखो, हाँ बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 लिखो, ग्रुप नंबर 2। हाँ बिल्कुल सही। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स कौन है बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, है ना। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो बेरिलियम को अगर ड्रॉप कर दें तो बाकी जितने भी मेटल्स हैं इनको कलेक्टिवली एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, बिकॉज दे आर ऑक्साइड, जिसको अर्दी सब्सटेंस बोला जाता है, मतलब हैवी सब्सटेंस। ये सब कैसे होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर। इसका ऑक्साइड बेसिक नहीं होता है, ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम इज, हाँ जी, एंड दैट्स व्हाई इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। हालांकि ग्रुप 2 के सभी पार्ट हैं, बस इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इसका ऑक्साइड, लिखो ये बात, except beryllium, all the other metals are collectively known as alkaline earth metal. alkaline earth metal क्यों बोलते हैं इनको alkaline earth metal? Because their oxides are basic in nature. Their oxides are basic in nature. और आप नोट करके लिख लो, the oxide of beryllium is amphoteric in nature. बेटा एम्फोट्रिक का मतलब क्या होता है? जो बेस से भी रिएक्ट कर जाए और एसिड से भी। ये बात लिख लो, बेरिलियम ऑक्साइड विल रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस। एंड
एटमॉस्फेयर के अंदर बेटा गैसेस हैं, जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे तो गैसेस आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइजेशन ऑफ द गैस इज द रीजन फॉर कंडक्टिविटी। तो चलो ठीक है, उस पर आराम से वो आप फिजिक्स का चीजें आप पढ़ते रहना। ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम इज एम्फोट्रिक एंड द ऑक्साइड ऑफ रिमेनिंग मेटल्स ऑफ ग्रुप 2 आर बेसिक इन नेचर, जिसकी वजह से इनको एल्कलाइन। और कुछ खास बात, हाँ जी, इन सभी की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। मतलब बेरिलियम +2 में है, मैग्नीशियम +2, ऑल ऑफ देम आर बाइवेलेंट। लिखो लिखो, ऑल दी ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर बाइवेलेंट इन नेचर, मीन्स वैलेंसी 2 होती है। अब इससे क्या हम करना क्या है हमें, तो जैसे मान लो देखो आपके पास अगर आ गया ऐसे बेरिलियम +2 एंड ऑक्सीजन -2, बताओ इसका कंपाउंड क्या बनेगा, तो BeO। ये मालूम है ना कैसे बनाते हैं, मैं समझा दूं। देखो हमेशा ऐसा कोशिश करते हैं बेटा, जब आयंस हो उनको कंबाइन करके फॉर्मूला बनाना हो तो इनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। बताओ +2 है, ये -2 है, तो ये तो बड़ा सिंपल है, BeO। अब कहोगे सर एक बात बताओ, फिर Na+NO-2 को कैसे बनाएंगे, तो एक बात बताओ, न्यूट्रल बनाना है, यहाँ -2 है तो यहाँ डबल सोडियम आयन आना चाहिए। अब इसको बचपन में समझाने के लिए तुम लोग को बोल दिया जाता था कि इसको ऐसे क्रॉस कर दो, मतलब इसका नंबर यहां ले आओ, इसका नंबर यहां ले आओ और फॉर्मूला ऐसे बनाओ। हाँ ऑफ कोर्स, लिखा जाता है हमेशा पहले कैटायन पार्ट फिर एनायन पार्ट, पहले पॉजिटिव। हमेशा लिखने का, केमिकल कंपाउंड को लिखने का सीक्वेंस हमेशा ऐसा होना चाहिए कि पहले आप प्लस लिखो फिर माइनस लिखो, राइट। तो आप देखो यहाँ Na2O बनाए, कैसे बनाए, ये 2 को यहाँ लाए, क्यों लाए, ताकि यहाँ डबल सोडियम आयन हो जाए, क्योंकि इस पे +1 चार्ज है, 2 मिल जाएंगे तो +2 हो जाएगा, और ये अकेले ही -2 है, तो अब दोनों को मिलाओगे तो चार्ज 0 आएगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसे ही मान लो अगर मैं बोल दूं कि Na+1 एंड फॉस्फोरस से कंपाउंड डिराइव्ड है PO4- से, जिसको फॉस्फेट बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na3PO4। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा जी, ऐसे ही अगर बेरिलियम पे +2 है, फॉस्फेट पे -3 है, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड, Be3PO4 होल। ये 3 यहां लाओ, ये 2 यहां लाओ। अब इसको ब्रेक करके देखो, 3 बेरिलियम है मतलब 3 × +2, फॉस्फेट 2 है और 2 × -3 करो, यहां चार्ज कितना -6, यहां कितना +6, मिला के कितना हुआ 0। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना होता है, इसलिए हम ऐसे क्रॉस करते हैं। गॉट इट। तो ये बाइवेलेंट है, ये आपको दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। ऑल दी एल्कलाइन अर्थ मेटल मेंबर्स आर बाइवेलेंट। ये सभी के सभी पानी से ज्यादा भारी होते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है जो हमारे एल्कली मेटल के साथ। इनको रिलेटिवली आप ओपन एटमॉस्फेयर में भी रख सकते हो, इतना कोई स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करता है। डाउनवर्ड मेंबर जैसे बेरियम हो गए, ये सब फिर भी थोड़े से डेंजरस हैं। क्यों नहीं है, 2H+ आयन NO2-2 क्यों नहीं न्यूट्रल है, ऑक्सीजन के 2 आइटम्स हैं, तो -4 पे चार्ज। यही तो तुमको समझा रहा था मैं कि तुम अपने दिमाग में एक ही ऑक्साइड मत लेके चलो। O-2 इज ऑक्साइड, O2-2 इज पेरोक्साइड, तो इसमें पर ऑक्सीजन -1 चार्ज होता है, तो इसलिए वहां पे ऐसा है, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ज देखो ना, सभी बैलेंस्ड होते हैं बेटा, बैलेंस नहीं हुआ तो चार्ज होगा ही होगा। गॉट इट, यहां तक क्लियर है। अच्छा जी, चलो इनके बाद में इसलिए इनको स्पेसिफाई कर रहा था बेटा, क्योंकि इसके बाद अगर आप डी ब्लॉक में चले जाओगे, इनफैक्ट इवन पी ब्लॉक में भी चले जाओगे, तो आपको मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, मल्टीपल वैलेंसी विल बिकम अ न्यू नॉर्मल फॉर द एलिमेंट्स। कैसे, जैसे आयरन का 2 वैलेंसी मिलता है नेचर में, +2 एंड मैंगनीज का +2 से लेकर के +7 तक इतने सारे कंपाउंड मिलते हैं, सारे के सारे आ जाएंगे, +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक। तो इसलिए जो वैलेंसी बचपन में पढ़ के हम लोगों को लगता है बस इतना ही है, इतना ही, ऐसा नहीं है। ये पूरा जब कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में जब अच्छे से जानेंगे, कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे, तब आपकी इतनी मैच्योरिटी आ पाएगी कि आप मेरे से कुछ बात कर पाओगे कंपाउंड्स को लेकर के। कब तक, केमिकल बॉन्डिंग जब तक नहीं खत्म होता है
तब तक मैं सुनाऊंगा और आप सुनोगे और रिवाइज करोगे, इतना ही। बॉन्डिंग के बाद फिर आप अपना मुंह खोलोगे तो अच्छी बातें कुछ करोगे मेरे से। कहने का मतलब कि लॉजिकल डिस्कशन होगा। अभी क्या है, कुछ भी अनाप शनाप दिमाग में आएगा पॉइंट्स, आप पॉपअप करोगे, अननेसेसरी डिस्कशन होगा। तो अभी से लेके टिल केमिकल बॉन्डिंग आपको जितना हो सके ध्यान से लेक्चर्स को सुनना है, डेली जाके उसको रिवाइज करना है और अपने दिमाग में बिठाना है। बॉन्डिंग एक बार खत्म हो गया तो उसके बाद करेंगे कन्वर्सेशन, तो पूरे साल करना है, 2 साल करना है। नहीं, एल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल में वेरिएबल वैलेंसीज नहीं होते, इसके बाद हैं सारे। ठीक है, चल जा, ठीक है। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर द क्लास।